नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। एक और श्रद्धा वालकर, एक और आफ्ताब पूनावाला, ऐसी खबरें हर रोज आती रहेगी और श्रद्धा के बाद कोई महालक्ष्मी शिकार बनती रहेगी। बेंगलुरु से जो खबर सामने आई है उसे व्यक्त करने के लिए आज हमारे पास शब्द नहीं है। सिर्फ उस खबर का एक किस्सा है और किस्सा सुनकर शायद आपके अंदर शब्द जरूर आ जाए। उम्मीद है पूरा किस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और उन्हें भी जो भी कहती है कि मेरे वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। बेंगलुरु का व्याली कवल इलाका, इस इलाके में 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग का कमरे के अंदर 165 लीटर मॉडल का सिंगल डोर फ्रिज। जैसे ये फ्रिज खुलता है हर कोई भाग खड़ा होता है, क्योंकि उसमें करीब 40 से 50 टुकड़ों में रखी थी एक लाश। मंजर इतना खौफनाक था कि खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दहला देने वाला क्राइम सीन देखा था। पुलिस और फोरेंसिक की टीम की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस लाश को समेट पाए। बेंगलुरु की फोरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। टुकड़ों में कटी हुई ये लाश थी महालक्ष्मी की, और जिसने इसे इस तरह टुकड़ों में विभाजित किया, शक की सुई घूम रही है उसके प्रेमी अशरफ के ऊपर। लेकिन यहाँ पूरा मामला जान लेना बेहद जरूरी है। आखिर दिल्ली की श्रद्धा वालकर के बाद बेंगलुरु की महालक्ष्मी कैसे टुकड़ों में काटी गई। जिस कमरे में महालक्ष्मी की लाश मिली वो कमरा 19 दिन बाद खोला गया था। बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला था। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी नाम की एक नई किराएदार आई थी। मूल रूप से नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी यहाँ अकेली रहती थी। आसपास में ना किसी से नमस्ते ना हेलो हाय, यानी पड़ोसी भी उसे उतना ही जानते थे कि पड़ोस में एक नई किराएदार है। हर रोज वो सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौटती। इसी महीने की 2 सितंबर को अचानक महालक्ष्मी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसकी माँ और बहन जो बेंगलुरु में ही रहते हैं वो फोन करते हैं पर बात नहीं होती। ऐसा चलते चलते 18 दिन बीत जाते हैं। पिछली 20 तारीख को कुछ पड़ोसी बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हैं कि बंद पड़े महालक्ष्मी के कमरे के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। बिल्डिंग के मालिक ने पहले महालक्ष्मी का फोन मिलाया, वो बंद आया, फिर डोरबेल बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अंत में बिल्डिंग का मालिक रेंट एग्रीमेंट देखता है। उस पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी की माँ और बहन का पता और फ़ोन नंबर मिलता है। मकान मालिक महालक्ष्मी की मां को फोन करता है, उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी देता है। उसकी मां कहती है कि हमारी तो बीते 19 दिनों से महालक्ष्मी से कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा जरूर जाती है। महालक्ष्मी की मां घर की एक चाबी लेकर पास में रहती थी, वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ वहां पहुंच जाती है। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाज़ा खोला जाता है, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आती है कि सभी पीछे भाग जाते हैं। भयंकर बदबू आने के बाद भी कुछ देर बाद हिम्मत करके वो फिर से अंदर जाते हैं। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे, मांस के छोटे छोटे लोथड़े पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। मुंह को रुमाल से ढककर कुछ लोग जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं सबकी चीखें निकल जाती है और कमरे से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। मकान का मालिक समझ जाता है कि कुछ बड़ी अनहोनी हुई है। वो पुलिस को फ़ोन करता है। जल्द से जल्द पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस कमरे में जाती है बदबू इतनी तेज कि उनसे वहां रुका नहीं जाता। पुलिस टीम भी बाहर भाग आती है। फिर डबल मास्क के साथ मास्क के ऊपर रुमाल रखकर फिर पुलिस कमरे में जाती है। फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के खाने में इंसानी जिस्म और अलग अलग हिस्से, और सबसे नीचे वाले खाने में एक धड़ से अलग एक सिर। ये सिर महालक्ष्मी का था। अब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज एंड सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, लेकिन उनके लिए भी एक अजीब क्राइम सीन था। अस्पताल के मुर्दा घर के स्टाफ को उन्होंने बुलाया। मुर्दा घर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरे हुए लाशों के टुकड़े को समेटा गया, और समेटने के दौरान ये अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों की संख्या कोई 40-50 के आसपास है। टुकड़ों में बटी इस लाश को मुर्दा घर भेज दिया गया। महालक्ष्मी के जिस्म के टुकड़े समेटने के बाद अब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला जो महालक्ष्मी का था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किया गया।
तो पता चला कि इस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से न तो फ़ोन से कोई कॉल किया गया और ना ही कोई कॉल रिसीव हुई। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अनुमान लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 या 3 सितंबर के बीच हुआ। पर सवाल ये था, आखिर किसी ने महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा? वो कातिल कौन था और मारने के पीछे मकसद क्या था? और यहीं से पुलिस की जांच आरंभ हो जाती है। अब यहाँ से अशरफ का रोल भी पता चलता है, जिस पर महालक्ष्मी के टुकड़े करने का शक हुआ। दरअसल महालक्ष्मी का परिवार साल 2019 तक नेपाल में ही रहता था। 2019 में महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के ही नीलामंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों को एक बेटी हुई। साल 2023 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग अलग हो गए। महालक्ष्मी ने बेटी को भी पति के पास छोड़ दिया और अकेली रहने लगी। हेमंत और महालक्ष्मी के बीच की इस दूरी की वजह बना उत्तराखंड का रहने वाला हेयर ड्रेसर अशरफ, जिसने अपनी जन्नत का टिकट बुक करने के लिए शायद महालक्ष्मी को चुना था। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफ़ी झगड़ा होता था और इस झगड़े की वजह से महालक्ष्मी कुछ दिन अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के इस मकान में आ गई, जहां उसका जिस्म टुकड़ों में मिला। हालांकि पुलिस ने अभी भी कोई नाम ओपन नहीं किया। शक के आधार पर अशरफ को पकड़ लिया। हेमंत दास ने दावा किया कि उसकी पत्नी अशरफ नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध में थी। इसकी वजह से ब्लैकमेलिंग का केस हो सकता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही महालक्ष्मी ने अशरफ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। अब पुलिस थ्योरी पर चल रही है। कोई बड़ा सबूत अभी उसके हाथ नहीं आया। हाँ, क्राइम सीन देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ। इस थ्योरी के पीछे की वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती है वहाँ किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक जाना मुमकिन नहीं है। तो कत्ल से पहले महालक्ष्मी को कोई बेहोशी या नींद की दवा दी गई हो और इसलिए घर से कोई आवाज़ तक नहीं आई। दूसरा, जिस तरह से लाश के टुकड़े किए गए उसको देखकर भी पुलिस को अंदाजा है कि जल्दबाजी में ये कत्ल नहीं हुआ, यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद वो कई घंटे या कहो बहुत मुमकिन पूरी रात उसी घर में रहा। हालांकि हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी उसे आते जाते नहीं देखा। जिस घर में महालक्ष्मी रहती थी उस बिल्डिंग के आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी न किसी कैमरे में वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। सरदा केस में पहली बार लाश के टुकड़े कर उसे फ्रिज में रखने या छुपाने का आइडिया आफ्ताब ने दिया था। ठीक उसी तरह महालक्ष्मी की लाश के साथ भी यही किया गया। कुछ भी हो, कोई अशरफ अब्दुल आफ्ताब प्रेम का नाटक करके काफिर औरत से संबंध बनाकर या उसके टुकड़े करके अपने जन्नत जाने का मार्ग कहीं दूसरी जगह तलाश रहा होगा। और विडंबना ये है कि इतनी खबर आने के बाद भी अगर कोई महालक्ष्मी या सरदा ये कहे कि उसके वाला ऐसा नहीं है, तो फिर वो फ्रिज में पहले ही बैठकर लेट कर देख ले।